हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स मेरी जान आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए ये राजस्थान का जो भूगोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अपन बात करें राजस्थान के एग्जाम की, तो राजस्थान के आप एग्जाम देख लो, जैसे सीईटी हो गया, आरएस प्री हो गया, एसआई हो गया, सभी एग्जाम के लिए ये राजस्थान का भूगोल जो अपन यहाँ पर करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के स्टार्ट के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि राजस्थान का जो भूगोल है वो अपन कैसे पढ़ेंगे और कब कब कौन से टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और पहले अपन कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। तो ध्यान से सुनेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, तो यहाँ पर राजस्थान का जो भूगोल है वो राजस्थान का भूगोल देखेगा बच्चे। यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जो भूगोल है देखेगा, राजस्थान का राजस्थान का भूगोल, यहां पर बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जो भूगोल है वो अपन अगर देखें तो दो टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कि रणनीति आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से अपन को राजस्थान के भूगोल का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो यहां पर अगर अपन बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान का जो भूगोल है इसके अंदर दो टॉपिक ऐसे हैं, उन दोनों टॉपिक को अगर अपन कंप्लीट करें तो अपने मतलब ये देख के जा सकता है कि लगभग 75% ज्योग्राफी कंप्लीट हो सकती है। तो जैसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चे स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार की अगर अपन बात करें यानी कि पोजीशन एवं यानी कि विस्तार, यानी कि एक टॉपिक तो ये है जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि राजस्थान की पोजीशन क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति को अपन मानचित्र के अनुसार देखेंगे, राजस्थान की स्थिति को अपन वहां पर अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखेंगे। विस्तार की बात करें तो विस्तार के अंदर देखेंगे राजस्थान को, राजस्थान की बॉर्डर की बात करें तो जैसे राजस्थान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की बॉर्डर भारत के अन्य राज्यों के साथ लगती है। तो कौन कौन से राज्यों के साथ कितनी लगती है, राजस्थान के कितने जिले उनसे सीमा बनाते हैं और उनके जैसे पंजाब के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो यहां पर अपन ये बात करेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान के बारे में, यानी कि ये अपना स्थिति में विस्तार हो जाएगा। इसके बाद में होता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश यानी कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की राजस्थान की बात करें यानी कि अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक अकेला, ये जो टॉपिक है यह टॉपिक आपकी पूरी ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स को कवर करता है। जैसे अपन राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश है, मैं इसको एक नाम देता हूं और वो नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी कि इसको मैंने क्या बोला, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, यानी कि पूरी ज्योग्राफी की एक रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरीके से मानव शरीर को जो रीढ़ की हड्डी है वो मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी पूरे मानव के शरीर को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार से ये जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है ये पूरी ज्योग्राफी को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से सुनेगा। अगर अपन राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश कंप्लीट पढ़ते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्ची मिट्टियों की, अगर अपन चर्चा करें तो मिट्टियां यहां पर कंप्लीट आपकी में हो जाएगी। यानी कि अगर राजस्थान का भौतिक प्रदेश अपन कंप्लीट करते हैं तो मिट्टियों का एक बेसिक आपको पता चलेगा कि भाई मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि रेतीली मिट्टी और आईसी, यानी उसको एंटीसोल और एरिडोसोल में बांटा। यानी कि एक बेसिक यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे भौतिक प्रदेश के अंदर अपन पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है जिसको अपन पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर अगर अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर अपन को यानी कि जलवायु, जलवायु के बारे में आपको पता होगा। किसके बारे में पता होगा बच्चे, जलवायु के बारे में आपको यहाँ पर पता होगा। यहाँ पर जलवायु हो गया, मानसून हो गया। जैसे पर्वत पहाड़ पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि राजस्थान के कौन से पर्वत पहाड़ पर कितनी बारिश हो रही है, या फिर राजस्थान के पश्चिम भाग में जैसे 0 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अगर बात करें तो वहां पर वर्षा का स्तर बढ़ता है और बढ़कर लगभग 80 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक भी वर्षा राजस्थान के अंदर देखी जाती है। तो
तो यहाँ पर ये बात करेंगे। इसके बाद में नदियों की बात करेंगे, यानी कि अगर राजस्थान की बात करें बच्चे तो राजस्थान के अंदर जब अपन जैसे गोगुंदा का पठार पढ़ेंगे या फिर गोगुंदा की पहाड़ी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ या बेड़स नदी का उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो एमपी से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो पर्वत पहाड़ों के बारे में अगर अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है जनजाति। ये जनजाति वाला जो चैप्टर है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होगा, यानी कि ट्राइब्स, यानी कि इनके बारे में जैसे मैं आपको अरावली पढ़ाऊंगा, अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि को वालद्रा कृषि कहते हैं, और वालद्रा कृषि सबसे ज्यादा गरासिया जनजाति के लोग करते हैं, और गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक सिरोही में निवास करते हैं। इसी प्रकार से अरावली के मैदानों में की जाने वाली कृषि को अपन यहाँ पर चिमाता कृषि कहते हैं, वो भील जनजाति के लोग करते हैं, सब ज्यादा उदयपुर में रहते हैं। तो इस प्रकार से जनजातियों का एक बेसिक अपन को यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके बाद में अगर अपन चट्टाने यहाँ पर अगर भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो चट्टानों का चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर अगर आपको पता है किसी भी जगह की जलवायु और किसी भी जगह की मिट्टी के बारे में आपको पता है तो आपको वहां की वनस्पति और आपको वहां की कृषि के बारे में भी आपको पता होगा। जैसे मान लो कि जलवायु यानी कि जैसे काली मिट्टी है और जलवायु जैसे आर्द्र जलवायु है, तो काली मिट्टी और आर्द्र जलवायु होगी तो वहां पर कपास होगी। ठीक है, तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बेसिक आपको पता चलेगा। वनस्पति की बात करें, जैसे जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर सदाबहार वनस्पति एवरग्रीन वेजिटेशन होगी, और जहां पर कम बारिश होगी वहां पर शुष्क वनस्पति होगी। तो ये आपको पता होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कृषि और वनस्पति की बात करें तो अगर आपको कृषि और वनस्पति के बारे में पता है बच्चे तो आप उद्योग धंधे भी आपको पता होगा। जैसे मान लो कि आपको चीनी उद्योग लगाना है तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए गन्ना चाहिए। गन्ना कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, तो वनस्पति से भी अपन को कच्चा माल मिलता है, कृषि से भी अपन को कच्चा माल मिलेगा। तो ये अपन को यहां से क्या मिल रहा है, कच्चा माल। तो यानी कि आपको अगर कच्चा माल पता है कि कच्चा माल कहां मिलेगा तो आप क्या लगा सकते हो, क्या पता होगा आपको, उद्योग का पता होगा। यानी कि आपको उद्योग धंधे, यानी कि जहां पर कच्चा माल मिलेगा वहां पर उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे भी आपको पता होगा। उद्योग धंधे जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे बच्चे, और जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे वहां पर, जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे तो वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। यानी कि एक तरीका है पढ़ने का। और यहां पर अगर मैं बात करूं उद्योगों से क्या जुड़ा होता है, खनिज जुड़ा होता है। तो यही तो ज्योग्राफी होती है। मैंने क्या कहा कि इसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं भौतिक प्रदेश को, यही तो ज्योग्राफी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर जैसे मिट्टियां हैं, तो मिट्टियां राजस्थान की मिट्टियां, जलवायु राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का मानसून, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की चट्टानें, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की कृषि, राजस्थान के खनिज, राजस्थान का उद्योग, और राजस्थान की जनगणना या फिर जनसंख्या। और इसी के अंदर जैसे जुड़ जाता है एक राजस्थान के, जैसे अपन बात करें परिवहन, तो परिवहन का टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश से ही जुड़े हुए। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर सबसे पहले अपन जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे। वहां पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे भाई। तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करें तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास यानी कि राजस्थान का भूगोल यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार, और स्थिति एवं विस्तार तब तक अपन नहीं समझ सकते जब तक अपन को यही पता नहीं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अपन, देखिएगा बच्चे। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चे, क्या है टॉपिक अपना, राजस्थान की उत्पत्ति आज का। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति तो राजस्थान की उत्पत्ति की बात करते हैं बच्चे, तो राजस्थान को अपन देखेंगे कि राजस्थान कैसे बना और राजस्थान किस भूभाग का भाग है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको गोला दिख रहा होगा, और ये पूरा गोला क्या है बच्चे, ये पृथ्वी है। ये क्या है बच्चे, पृथ्वी है। और पृथ्वी अपने आप में कितना परसेंट होती है बच्चे, 100% होती है। कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब इस पृथ्वी के अंदर कुछ भाग तो जल होगा बच्चे, और कुछ भाग यहाँ पर स्थल होगा। अब मैं कह सकता हूं कि जो 100% में अगर मैं बात करूं तो लगभग 71% आपको जल मिलेगा, और लगभग 29% आपको क्या मिलेगा, स्थल मिलेगा। जैसा कि आपको अगला डायग्राम दिख रहा होगा कि ये वाला डायग्राम है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ये जलीय भाग है बच्चे, ये जलीय भाग है। ये कौन सा भाग है, जलीय भाग। और ये हो गया आपका स्थलीय भाग। ये कौन सा भाग हो गया, स्थलीय भाग।
यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो पृथ्वी के अंदर जितने भी सागर महासागर, जितने भी महाद्वीप, सब के सब आपको पृथ्वी के अंदर ही मिलेंगे। देखो एक व्यक्ति था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर की बात करते हैं बच्चे। तो अल्फ्रेड वेगनर की बात करें तो एक बहुत बड़ा विद्वान था और एक बहुत अच्छा विद्वान था, जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी पर काम किया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने कहा कि जो जलीय भाग है पृथ्वी पर, जो 71% जलीय भाग है, इस जलीय भाग को सर पैंथालासा कहेंगे। इसने क्या कहा कि इसे आप क्या कहो, पैंथालासा इसको कहेंगे। क्या कहा इसको, पैंथालासा इसे कहते हैं। जबकि जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग को क्या कहा इसने, तो वेगनर ने कहा कि स्थलीय भाग को कहेंगे पेंजिया। क्या किया बच्चे, पेंजिया कहा। अब देखो ये जो जलीय भाग है, ये जितना भी जलीय भाग जो है बच्चे, ये जलीय भाग का अगर विखंडन होता है, जलीय भाग का अगर विखंडन होगा, विखंडन का मतलब ये टूटेगा, ठीक है। और वो टूटने का काम, विखंडन का काम आपको पता है कि प्लेटों की वजह से होगा। मैं आपको सब चीजें धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका विखंडन होता है पैंथालास, यानी कि बहुत बड़ा एक जलीय क्षेत्र का जब विखंडन होगा तो फिर वहां पर बनेंगे बच्चे सागर महासागर। क्या बनेंगे बच्चे, सागर और महासागर वहां पर बनेंगे। तो वहां पर सागर महासागर बनेंगे। और आप सभी को बताइए कि बहुत सारे सागर महासागर हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एक स्थलीय भाग है बच्चे, स्थलीय भाग का भी विखंडन होता है। और स्थलीय भाग का जब विखंडन होगा बच्चे, तो विखंडन होगा इसका, तो कैसे क्या होगा, ये स्थलीय भाग भी टूटेगा, यानी कि ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया भी टूटेगा। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो पेंजिया इस तरीके से टूट जाता है बच्चे, ये टूट गया। देखो पहले पेंजिया ऐसा था, ये पेंजिया पूरा का पूरा गोल था, है ना। इसको पूरे के पूरे को अपन एक पेंजिया कहते थे। और उसके बाद में ये पेंजिया ऐसा हो गया भाई, ये पूरी पृथ्वी है और ये पेंजिया ऐसा हो गया। क्या मैं इस वाले भाग को यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेगा, आराम से सुनेगा, एक एक क्वेश्चंस का आपका जवाब दूंगा। पूरा टॉपिक जब कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप राजस्थान पुलिस से लेकर आरएसप्री तक, और मैं कहता हूं कि आरएसप्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेगा बच्चे, राजस्थान का प्रत्येक एग्जाम के अंदर, राजस्थान का भूगोल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उसी लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेगा बच्चे, ये जो स्थलीय भाग है, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा होगा, ग्रीन है, ग्रीन ही है ना, हाँ ये ग्रीन है, ये ग्रीन में दिख रहा है, ये पानी है बच्चे। ये क्या है बच्चे, पानी है। और यहाँ पर ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया टूट गया बच्चे, ये क्या हो गया, टूट गया। और मैं क्या इस पेंजिया की बात करूं तो इस पेंजिया को मैं बोल सकता हूं, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया पेंजिया का, और ये साउथ वाला पार्ट हो गया, यानी कि इसको बोलेंगे नॉर्थ पेंजिया और ये हो जाएगा साउथ पेंजिया, यानी कि हो जाएगा बच्चे उत्तरी पेंजिया। ये क्या हो गया मेरे लाले, उत्तरी पेंजिया हो गया, ये उत्तरी पेंजिया हो गया बच्चे, उत्तरी पेंजिया हो गया बच्चे। और पेंजिया जो इसको किसने कहा था, ये पेंजिया कहा था वेगनर ने कहा था बच्चे। तो ये उत्तरी पेंजिया हो गया। और यहां पर ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया हो गया बच्चे। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो उत्तरी पेंजिया है, इस उत्तरी पेंजिया को कहा जाता है बच्चे अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है इसको, अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, अंगारा लैंड इसको कहा जाता है। या फिर इसी को आप कह सकते हो बच्चे लॉरेंसिया। क्या कह सकते हो बच्चे, लॉरेंसिया भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है भाई। ध्यान से सुनेगा, लॉरेंसिया भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये बीच में एक भूसन्नति बनी, जियोसाइक्लिन बनी, यानी कि भूसन्नति यहां पर बनती है और इसके अंदर क्या भर जाता है बच्चे, पानी भर जाता है। और बीचों बीच जो बनता है बच्चे, इसको कहते हैं 33 सागर। ये हो जाएगा 33 सी हो जाएगा बच्चे, 33 सागर हो गया बच्चे। ये क्या बन गया, 33 सागर बन गया। यानी कि कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का उत्पत्ति किस किस से हुई, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे अरावली जो है वो किस भूभाग का भाग है, अंगारा लैंड का है, 33 सागर का, या फिर उत्तरी पेंजिया का है। तो ध्यान से सुनेगा बच्चे, अपना राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लेना देना अंगारा लैंड में नहीं है। अंगारा लैंड में राजस्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान जो होगा 33 सागर में होगा। राजस्थान होगा दक्षिणी पेंजिया में, जिसको अपन ने क्या बोला, इसको एक शब्द और बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं बच्चे इसको, गोंडवाना लैंड भी इसको कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे राजस्थान की उत्पत्ति, ये गोंडवाना लैंड को मैं जी से कर सकता हूं, क्या जी से इंगित कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं बच्चे। और यहां पर अगर मैं आपको एक बात कहूं कि जैसे मान लो कि राजस्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं, तो राजस्थान जैसे ये अपना राजस्थान है,
तो इस राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं, इस राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा, जैसे पूरा राजस्थान है, और इस राजस्थान के बीचों बीच की बात करते हैं बच्चे, इस बीचों बीच में अरावली है। यहां पर पश्चिमी मरुस्थल आ जाएगा बच्चे, और यहां पर आ जाएगा ये अपना हाड़ौती वाला भाग, हाड़ौती वाला भाग, और ये वाला भाग आ जाएगा पूर्वी राजस्थान। यानी कि एक भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी राजस्थान और चौथा हाड़ौती। ये क्यों बांटा, कैसे बांटा, उसके बारे में भौतिक प्रदेश में पूरी डिटेल से बात करूंगा। यानी कि अभी अगर आपसे पूछ ले कि भाई राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है, तो आपका करंट में जवाब आना चाहिए, फटाफट से जवाब आना चाहिए कि सर राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भौतिक प्रदेश है, पश्चिम मरुस्थल, अरावली, पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर अपन एक चीज यहां पर अपन देख रहे हैं कि अपन राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं बच्चे, राजस्थान की उत्पत्ति अपन यहां पर देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई, राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की उत्पत्ति जो हुई बच्चे, वो राजस्थान का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ, तो राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो जीटी से हुआ बच्चे। किससे हुआ, जीटी से हुआ। और राजस्थान 4 भौतिक प्रदेश से मिलकर बना होता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा जी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा टी। जी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, गोंडवाना लैंड, और इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 33 सागर। देखो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताया, जिसमें से एक आता है बच्चे अरावली। अरावली की बात करते हैं बच्चे, तो अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, और एक आता है बच्चे वो होता है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, जिसको अपन बोल सकते हैं का पठार, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं बच्चे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो यहां पर ये 2 भौतिक प्रदेश जो आते हैं वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, जबकि 33 सागर की बात करें तो 33 सागर में एक आता है पश्चिमी मरुस्थल, और दूसरा आता है बच्चे यहां पर पूर्वी राजस्थान। दूसरा क्या आता है बच्चे, पूर्वी राजस्थान आता है। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड के अंदर अरावली और हाड़ौती प्रदेश आता है, जबकि 33 सागर के अंदर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पर मैंने आपको एक बात बताई है कि सबसे पहले अपन ने जब देखा कि एक प्रकार से ये एक डायग्राम जब अपन ने देखा, ये जो पहला डायग्राम अपन ने देखा बच्चे, इस पहले डायग्राम के अंदर अपन ने देखा कि इसके अंदर ये पृथ्वी पूरी की पूरी पृथ्वी है, और दूसरे डायग्राम में अपन ने देखा कि पृथ्वी के अंदर कुछ स्थलीय भाग है, और ये जो स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग को अपन ने क्या बोला, पेंजिया, यानी कि किसने बताया, वेगनर ने बताया। देखो 33 सागर अभी आपको दिख रहा है कहीं पर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले पेंजिया बना और पेंजिया टूटा तो फिर 33 सागर बना। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 33 सागर एक नवीन क्षेत्र है, 33 सागर एक नवीन भूसन्नति है, एक नवीन है बच्चे। तो 33 सागर कैसा है बच्चे, ये नवीन है, ये बाद में बना था, और बाद में बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्या उत्तरी पेंजिया, यानी कि उत्तरी पेंजिया वाला भाग पहले बन चुका था क्या, हाँ बिल्कुल पहले बन चुका था। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्राचीन हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चे, प्राचीन हो गया। और गोंडवाना लैंड पहले बन चुका था, हाँ बिल्कुल बन चुका था, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि प्राचीन क्षेत्र है। सर ये कौन सा क्षेत्र है भाई, प्राचीन क्षेत्र है। ध्यान से सुनेगा बच्चे, राजस्थान ज्योग्राफी आपने पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉमर्स मेरी जान आपका जो ये चैनल है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, यही से आपकी सारी मोटिव जो आप चाहते हो, जो आपका मोटो है, वो सब कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्राचीन है, यानी कि अब गोंडवाना लैंड में जो भी भौतिक प्रदेश आएगा, गोंडवाना लैंड में जो भी भौतिक प्रदेश आएगा वो सबसे प्राचीन ही होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, तो चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं, तो ये अपना जो अरावली है, ये अरावली और अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है, अरावली और अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है, ये दोनों के दोनों बच्चे कैसे हैं, ये प्राचीन भौतिक प्रदेश है। बहुत बार एग्जाम में आता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश प्राचीन है, तो ये प्राचीन क्या है बच्चे, प्राचीन
भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। ये प्राचीन क्या है बच्चे? भौतिक प्रदेश है। ये प्राचीन भौतिक प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भाई, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहाँ पर जो 33 सागर वाला भाग है, 33 सागर की अगर अपन चर्चा करते हैं, तो 33 सागर वाला जो भाग है, ये वाला भाग बच्चे, ये वाला भाग जो होगा, ये 33 सागर वाला जो भाग होगा, ये 33 सागर नवीन होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान जो है बच्चे, ये नवीन भौतिक प्रदेश है। ये कैसे भौतिक प्रदेश है बच्चे? ये नवीन भौतिक प्रदेश है, ये नवीन भौतिक प्रदेश है, ये नवीन भौतिक प्रदेश है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये राजस्थान की उत्पत्ति इस प्रकार से। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ नवीन भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर पश्चिम मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान। तो मैं आपको कहूं कि प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर प्राचीन भौतिक प्रदेश अपना अरावली है और एक हाड़ौती क्षेत्र है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलते हैं यहां से। और ये अपनी राजस्थान की उत्पत्ति हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में अपन चलने जा रहे हैं। और यहाँ पर चलते बच्चे, यहाँ पर देखेगा बच्चे, अब अपन जो बात करने वाले हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे बच्चे। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, चलो भाई ध्यान से सुनेगा, आराम से समझेगा, एक एक चीज को समझिएगा, पूरे आराम से पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, ध्यान से सुनेगा। चलते भाई, तो यहाँ पर अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक है, ये यहां से ज्योग्राफी का एक सफर शुरू होता है, और ये है बच्चे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिएगा बच्चे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे कैसे क्या करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर बच्चे मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक स्थिति लिखा है, एक स्थिति लिखा है और एक विस्तार लिखा है, यानी कि राजस्थान की एक पोजीशन है और एक एक्सटेंशन है, यानी कि राजस्थान का फैलाव कहां कहां तक है, राजस्थान की बॉर्डर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, टोटल बॉर्डर कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और कौन कौन से जो राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन कौन से भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और राजस्थान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा बनती है वो विस्तार में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें बच्चे, तो ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में करेंगे? स्थिति के बारे में। तो ध्यान से सुनेगा मेरे भाइयों, ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अगर आप पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हो, और तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है भाई, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे सर मैं हमारे घर पे बैठा हूं। अब आप कहोगे कि सर मैं झुंझुनू के अंदर बैठा हूं, मैं राजस्थान में जयपुर के अंदर बैठा हूं, तो ये मेरी स्थिति है सर, राजस्थान के अंदर मैं जयपुर में हूं। अब मैं कहूं कि भाई आप जयपुर में बैठे हो, आप राजस्थान के झुंझुनू में बैठे हो, तो आपको जैसे मैं कहूं कि राजस्थान के कहां बैठे हो, जयपुर में बैठे हो, तो मैं आपसे कहूं भाई आपकी स्थिति बताओ, तो मैं कहूं कि भाई एशिया के अंदर आपकी स्थिति बताओ, मैं कहूं कि आप राजस्थान में आपकी स्थिति बताओ, तो आप कहोगे सर राजस्थान में मैं जयपुर के अंदर बैठा हूं। और राजस्थान के अगर पार्ट को, राजस्थान के मानचित्र को अगर मैं 4 दिशाओं में बांटता हूं, तो आप जयपुर जिस दिशा में आएगा आप बताओगे कि राजस्थान की मैं इस दिशा में हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान की जो स्थिति है, इस स्थिति को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो अपन मानचित्र के अनुसार, देख सकते हैं बच्चे, किसके अनुसार देख सकते हैं, मानचित्र के अनुसार अपन देख सकते हैं बच्चे, और दूसरा अपन देख सकते हैं किसके अनुसार, दूसरा अपन देख सकते हैं अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार। दूसरा अपन देख सकते हैं बच्चे देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार। ध्यान से समझिएगा बच्चे, आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर समझिएगा। लिखने से ज्यादा समझने पे
ऊपर ध्यान दो बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मानचित्र, यानी कि मानचित्र में कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे सर किस तरीके से अपन मानचित्र के अंदर राजस्थान की स्थिति को ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र की बात करें, जैसे मान लो कि आपको पूछा कि भाई राजस्थान विश्व के मानचित्र में कहां पर है, कौन सी दिशा में, तो क्या करेंगे, विश्व के मानचित्र को अपन 4 दिशाओं में बांट देंगे, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर अपन विश्व के मानचित्र के अनुसार देखेंगे, विश्व के मानचित्र के अनुसार, विश्व के मानचित्र के अनुसार विश्व के मानचित्र के अनुसार। और दूसरा अपन देखेंगे बच्चे एशिया मानचित्र के अनुसार। क्या देखेंगे, एशिया मानचित्र के अनुसार, तो एशिया मानचित्र के अनुसार अपन देखेंगे भाई। और इसके बाद में अगर अपन बात करें, अब राजस्थान को अपन भारत में भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, भारत के मानचित्र के अनुसार। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत के मानचित्र, जैसे अपन ने भारत का मानचित्र यहां पर बनाया, जैसे मान लो बच्चे यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो भारत का जो मानचित्र है वो अपन ने, मैं आपके सामने एक भारत का मानचित्र लगाता हूं, उसके बाद अपन उसको देखेंगे। जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो अपन ने यहां पर देखा कि जो भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र पूरा का पूरा भारत का मानचित्र है। और इस पूरे के पूरे भारत के मानचित्र को अपन देखते हैं बच्चे, तो यहां पर ये भारत का मानचित्र है और इसको मैंने 4 दिशाओं में बांट दिया बच्चे। कितनी दिशाओं में बांट दिया मैंने, 4 दिशाओं में। तो अपन देखते हैं कि भारत का मानचित्र जो है वो, ये इसका उत्तरी भाग, ये इसका दक्षिणी भाग, ये इसका पश्चिम भाग और इसका पूर्वी भाग। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान जो है, ये राजस्थान भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसी तरीके से अपन को वहां पर ये बताना है, यानी कि राजस्थान जो है भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में है, तो वो अपने दिशा में होगा, वो उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर 4 दिशाएं मैं यहाँ पर बना रहा हूं, और 4 दिशाओं की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 4 दिशाएं देखिएगा बच्चे। यहाँ पर देखो भाई, 4 दिशाओं की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि 4 दिशाएं मैंने यहां पर बनाई। ये 4 दिशाएं मैंने यहां पर बनाई, और 4 दिशाओं में ये उत्तरी दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा हो गई, पूर्वी दिशा हो गई, ठीक है। अब देखिएगा विश्व के मानचित्र की बात कर रहा हूं मैं, तो विश्व का मानचित्र, अगर आप विश्व का मानचित्र देखते हो, विश्व का मानचित्र देखते हैं, तो विश्व का जब मानचित्र अपन देखते हैं, तो विश्व के मानचित्र में जो अपना राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान जो है ये, या फिर भारत, ये किस दिशा में है, ये उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में बच्चे, ये है उत्तर पूर्वी दिशा में। और यहां पर आप सभी को देख रहे होंगे कि यहां पर एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, अरे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ध्यान से सुनो बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर में दिखाता हूं। यहां पर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है। इस एंगल की बात करें तो ये जो कोण है, आपसे पूछा जाता है कि सर ये अपना राजस्थान जो है ये विश्व के मानचित्र के अंदर किस कोण पर है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो ये ईशान कोण पर है। कौन से कोण पर, ये ईशान कोण पर है। तो विश्व के मानचित्र में अपना जो राजस्थान है ये ईशान कोण पर है। किस कोण पर है बच्चे, ईशान कोण पर है। इसी के साथ अगर अपन चर्चा करते हैं तो एशिया का जो मानचित्र है, एशिया का मानचित्र, एशिया का जो मानचित्र है, इस एशिया के मानचित्र के अगर अपन चर्चा करते हैं, तो एशिया के मानचित्र की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो एशिया के मानचित्र में अपना जो राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है या फिर अपना जो भारत है, ये भारत बच्चे ये आपका पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा बच्चे, तो ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। और यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल की बात करते हैं बच्चे, तो ये एंगल जो होगा, ये जो कोण होगा बच्चे, ये कोण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका
नेत्रे कोण। कौन सा कोण हो गया ये? नेत्रे कोण हो गया बच्चे, ठीक है। तो कौन सा कोण हो जाएगा? ये नेत्रे कोण हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद अगर मैं राजस्थान को बात करूं तो राजस्थान को अपन भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान जो होगा, आप सभी को पता है इस बात का तो कि ये उत्तरी पश्चिम दिशा में होगा, उत्तरी पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। और उत्तरी पश्चिम दिशा की बात करते हैं बच्चे, तो उत्तर पश्चिमी दिशा की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर भी एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। और इस कोण की बात करें, आपसे पूछे कि भाई उत्तर पश्चिमी दिशा में किस कोण पर है, तो कोण आपको बताना बच्चे वाय वे कोण। कौन सा कोण है बेटा? वायव्य कोण है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान भारत के मानचित्र में किस कोण पर है? वायव्य कोण पर है। विश्व के मानचित्र में राजस्थान या भारत किस कोण पर है? ईशान कोण पर है। एशिया के मानचित्र में भारत या राजस्थान जो है वो कौन सी दिशा में? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम दिशा आपको बताने भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको पता रखना है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देख के ध्यान से सुनेगा बच्चे। यहां पर, यहां तक आप एक बार लिख लीजिएगा इसको, और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे लिख लीजिएगा। हाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है यहां पर भी कि ये जो यहां पर इस जगह पर, तो यहां पर भारत या राजस्थान की कोई स्थिति नहीं बनती, लेकिन ये दक्षिण पूर्वी दिशा में, जो दक्षिण पूर्वी दिशा है, इस दक्षिण पूर्वी दिशा में कौन सा कोण बनता है, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। तो यहां पर आपको बताना है बच्चे कि ये आग्नेय कोण, आग्नेय कोण है। ये कौन सा कोण हो गया बच्चे? ये आग्नेय कोण हो गया। तो आग्नेय कोण से अपना कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने मानचित्र की बात यहां पर कंप्लीट की। अब बात करेंगे अक्षांश के अनुसार। किसकी बात करेंगे बच्चे? अक्षांश के अनुसार यहां पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चले देखिएगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा बच्चे, आराम आराम से बात करेंगे अक्षांश के अनुसार। अक्षांश के अनुसार देखो भाई, अगर अक्षांश की बात करते हैं, देखो भाई सभी हेडिंग लगाओ। अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, यानी कि अपना जो राजस्थान है वो अक्षांश के अनुसार अपन उसको चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो भाई ध्यान से समझिएगा, अक्षांश के अनुसार अगर अपन चर्चा करते हैं, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, तो सबसे पहले एक जनरली क्वेश्चन आता है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बच्चे अक्षांश क्या होता है? सर ये अक्षांश क्या होता है? बहुत सुना है इसके बारे में। अक्षांश क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अक्षांश क्या है ये आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अक्षांश क्या है, पृथ्वी पर इनका क्या काम है और ये कौन सी रेखाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अक्षांश क्या है, यानी कि अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। आपने अक्षांश और देशांतर सुना होगा। अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है बच्चे, काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक जो रेखा है, यानी कि ये एक इमेजिनरी लाइन है बच्चे। ये इमेजिन किया हुआ है कि हाँ इतने तो अक्षांश होंगे और इतने देशांतर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे अक्षांश क्या है ये आपको पता चल गया होगा। और कार्य की बात करें बच्चे, तो कार्य अक्षांश का क्या कार्य है? अक्षांश से किसी भी जगह की अपन स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में, जो पोजीशन है, पोजीशन है, उस पोजीशन के बारे में अपन यहां पर पता कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर अक्षांश की चर्चा कर रहे हैं। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी की बात करते हैं बच्चे, तो इस पूरी पृथ्वी पर इस जगह पर एक पोल होता है, एक ध्रुव होता है जिसको अपन बोलते हैं उत्तरी ध्रुव।
इसे क्या कहेंगे बच्चे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलेंगे बच्चे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि ये हो जाएगा बच्चे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा बच्चे साउथ पोल। ये हो जाएगा क्या, साउथ पोल। अब ध्यान से सुनेगा, यहां पर ये केंद्र बिंदु है। ये क्या, कौन सा बिंदु है बच्चे, केंद्र बिंदु, यानी कि सेंट्रल पॉइंट है पूरी अर्थ का, पूरी पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट है। और इस सेंट्रल पॉइंट से प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश है। जैसे मान लो कि मैंने सेंट्रल पॉइंट से 0 डिग्री का एक एंगल खींचा, ये 0 डिग्री बच्चे, तो मैंने इसको और इस पॉइंट को मिला दिया। जैसे मैंने इसको यहां से लगाकर यहां तक मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री इसको अक्षांश भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा। देखो अक्षांश की बात करें तो पृथ्वी पर जो आडी लाइनें हैं उनको अक्षांश कहेंगे, या फिर इसी को कहेंगे बच्चे विषुवत रेखा। क्या कहेंगे इसे, विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहेंगे बच्चे इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटर लाइन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्वेटर लाइन। ये भूमध्य रेखा इस पूरी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है बच्चे। ये हो जाएगा बच्चे पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर आधा भाग, और नीचे क्या हो जाएगा, आधा भाग। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसको उत्तरी भाग बोल सकता हूं, बोल सकता है कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा बच्चे दक्षिणी भाग। इस दक्षिणी भाग जो है ये, इसको बोलेंगे, ये पृथ्वी का आधा भाग है, यानी कि आधा गोला है, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध। और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से समझिएगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि अक्षांश के अनुसार पृथ्वी पर 2 गोलार्ध है। एक गोलार्ध उत्तरी हो गया और एक गोलार्ध कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक की बात आपके समझ में आएगी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर जैसे मान लो कि मैं यहां पर बना रहा हूं एक और अर्थ, और इस अर्थ में अपन देखेंगे बच्चे कि यहां पर ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया बच्चे साउथ पोल। और यहां पर मैंने देखा कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया भाई। 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश बोल दो, या फिर आपको 0 डिग्री इसको बोल सकते हो भूमध्य रेखा, भूमध्य, या फिर आप इसको बोल सकते हो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 0 डिग्री से जैसे जैसे मैं ध्रुवों की ओर जा रहा हूं, या तो मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ, या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो फिर अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो 0 से 1 2 3 4, जैसे मैं कहूं कि मैं 0 से मैं जाऊंगा तो मुझे 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे करते करते मैं अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर आएगा 90 डिग्री, और ऐसे करते करते दक्षिण ध्रुव पर भी कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 अक्षांश हो जाएंगे। तो इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो 0 से मैं जब ध्रुवों की ओर जाऊंगा तो यहां पर बच्चे मुझे 23.5 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 23.5 डिग्री। और जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं बच्चे उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे बच्चे, उत्तरी अक्षांश। और इससे एक नीचे भी है 23.5 डिग्री, पर नीचे भी 23.5 तो आएगा, इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। इससे क्या बोलेंगे बच्चे, दक्षिणी अक्षांश। और इसे कहेंगे बच्चे मकर रेखा, कॉप्रिकॉन, मकर रेखा, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉप्रिकॉन। और इसी को बोलेंगे बच्चे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे बच्चे, कर्क रेखा। इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ध्यान से सुनिएगा, आपने एक चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि कर्क रेखा का भारत से संबंध है। क्या संबंध है भारत का, तो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। जैसे मान लो कि ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, देखो बच्चे ये अपना भारत है, और इस भारत की बात करें तो कर्क रेखा भारत के ऐसे गुजरती है भाई, ये कर्क रेखा है। यानी कि कर्क रेखा भारत को 2 समान भाग में बांटने वाला अक्षांश है। तो मैंने यहां पर बना दिया भाई अपना भारत है, ये क्या बना दिया बच्चे मैंने, ये अपना भारत है। और इस भारत की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो भारत जो है, या फिर भारत का हो या फिर राजस्थान, भाई पूरा का पूरा भारत या फिर राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। पूरा का पूरा राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान
राजस्थान या फिर भारत, राजस्थान या फिर भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो राजस्थान या भारत जो है बच्चे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक आप सभी के बढ़िया समझ में आ गया होगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब चलते अपन आगे, ठीक है बच्चे। तो आगे जब अपन चलते हैं तो ध्यान से सुनेगा बच्चे, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान से समझिएगा बच्चे। यहां पर देखे भाई, देखो भाई, यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो देखेगा बच्चे, यहां पर अक्षांश की बात कर रहे थे अपन, तो अक्षांश की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस पूरी पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, ये आपको पता है। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अपन देखते हैं कि 0 डिग्री से अगर अपन बात करते हैं ध्रुवों की ओर, तो 0 डिग्री से अपन ऊपर की ओर अधिकतम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस प्रकार से खींचते खींचते अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते 23.5, 66, 70, 80, 80 के बाद में 85, फिर 85 के बाद में 87, 88 और लास्ट में कौन सा 90 डिग्री अक्षांश हुआ। कितना अक्षांश हुआ? 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश या फिर अक्षांश वृत्तों की संख्या बताओ। तो ध्यान से सुनेगा, पृथ्वी पर अक्षांश या अक्षांश वृत्तों की संख्या। ध्यान से देखिएगा भाई, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे को बताया कि भाई 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 से लेकर यहां तक 90 अक्षांश है। 0 से लेकर यहां तक कितने हो गए? 90 अक्षांश। 0 से लेकर यहां तक क्या हो गए? 90। और 0 से लेकर यहां तक कितने हो गए? 90। और एक जो 0 डिग्री है ये सबसे बड़ा अक्षांश है। तो ध्यान से सुनेगा बच्चे, ध्यान से समझेगा कि कितने अक्षांश होंगे। तो 90 प्लस 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, प्लस एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। तो टोटल 181 अक्षांश हो गए बच्चे। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हो गए? टोटल 181 अक्षांश हो गए। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जनरली आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या। तो सॉरी, इसके अंदर अक्षांश वृत्त नहीं पूछेगा, अक्षांश रेखा पूछेगा। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षांश रेखा पूछेगा बच्चे, रेखा, अक्षांश रेखाएं या फिर रेखाओं की संख्या। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखा। एक सेकेंड रुको भाई, थोड़ा सा इंक ले लेता हूं। अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, अब ध्यान से सुनना, यहां पर सिर्फ वो अक्षांश पूछा है जो सिर्फ रेखा की फॉर्मेट में। मैंने कहा कि 0 डिग्री से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इनकी लंबाई क्या होती जा रही है बच्चे? ये कम होती जा रही है। तो ध्यान से सुनेगा, एक नोट बनाकर आप यहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट आपको
एग्जाम में पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश है, लेकिन जो मैं नोट लिखवा रहा हूं ये आपको पूछा जाएगा। तो यहां पर एक नोट लिख रहा हूं कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि उनकी लंबाई कम होती जाती है। जबकि उनकी लंबाई क्या होती जाती है बच्चे? कम होती जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक नोट आपको ध्यान रखना है। यानी कि देखो 0 डिग्री वाला ये वाला जो है बिल्कुल बिंदु के रूप में, ये भी बिंदु के रूप में, क्योंकि लंबाई बिल्कुल कम हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 181 टोटल, और इसमें दो अक्षांश ऐसे हैं जो बिंदु की फॉर्मेट में, उसको अपन रेखा नहीं बोल सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे यहां पर 179। यानी कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई? 179 हो गए बच्चे। कितने हो गए? 179 हो गया। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई बहुत बड़ी बात अपन ने नहीं की। यानी कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या क्या होती है? वो 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? वो हो गई बच्चे 179। अब देखो बच्चे यहां पर जैसे मान लो कि एक अक्षांश ये है, दूसरा अक्षांश ये है ना। देखो देखो अर्थ को देखो, इसमें पहला अक्षांश, ये दूसरा अक्षांश ले लिया मैंने, कोई से भी अक्षांश की बात कर रहा हूं। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है बच्चे। कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जबकि दो अक्षांशों की बात करते हैं तो चलो ठीक है, पहले 111 किलोमीटर को अपन देखते हैं कि क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाएगा। ध्यान से सुनो। देखो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य, देखिए मैं एक लाइन और लिख रहा हूं यहां पर नोट बनाकर। पृथ्वी पर दो अक्षांशों, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है बच्चे? 111 किलोमीटर होती है। जबकि अगर मैं बात करता हूं बच्चे, ध्यान से सुनेगा, जबकि अगर अपन चर्चा करते हैं तो पृथ्वी के अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला जो भाग है ये सबसे चौड़ा भाग है, और जो ध्रुवों वाला क्षेत्र है, ये ध्रुवों वाला क्षेत्र सबसे सकरा भाग है। तो यानी कि ध्रुवों पर, पृथ्वी पर ध्रुवों पर दो अक्षांशों के मध्य हमेशा इनकी मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। जबकि सॉरी, भूमध्य रेखा पर, ध्यान से सुनो, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास में तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 110.5 कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, यहां पर ध्रुवों पर कितनी होती है? 110.5। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी अधिकतम होती है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक नोट और लिख रहा हूं बच्चे में, नोट और लिख रहा हूं, आराम से पढ़ना इस नोट को, ध्यान से सुनो। देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर 110.5
कुछ हो जाती है। अर्थात भूमध्य रेखा पर, अर्थात भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। अर्थात भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है। तो ये अक्षांश के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पर बताया कि 111 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है, और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो 111 किलोमीटर, ठीक है। तो एक बात और समझ लो कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे, कटिबंध। यहाँ पर एक लिख देता हूं, ध्यान से सुनेगा भाई। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी दूरी को, ये तो लिखवा दिया ना अपन ने, दूरी को कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। कटिबंध या जोन कहते हैं। अब जी कटिबंध या जोन कहते हैं, एक क्वेश्चन आया, नोट बनाकर लिखवा रहा हूं, आंसर बताना। एक कथन बोल रहा हूं, वो कथन सही है या फिर गलत है, आप बताना। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य ताप, दाब व आर्द्रता समान होती है। क्या यह कथन सही है क्या? पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य ताप, दाब, आर्द्रता समान होती है। आप ध्यान से सुनेगा, मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूं यहां पर, रफ। मैंने अभी कहा कि ये कटिबंध, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध क्या होता है, देखो कटिबंध किससे कहते हैं, किससे कहेंगे, तो देखो ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जहां का ताप, दाब व आर्द्रता, ऐसा स्थान जहां का ताप, दाब व आर्द्रता ये तीनों क्या हो, समान हो। अगर ये तीनों समान है तो फिर वो क्या हो जाएगा, तीनों अगर समान है तो क्या हो जाएगा, कटिबंध हो जाएगा। अब देखो देखो भाई, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध किससे कहते हैं, ऐसा स्थान जहां का ताप, दाब, आर्द्रता समान हो उसे अपन कटिबंध कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य क्या ताप, दाब, आर्द्रता समान होती है, बिल्कुल होती है। ये कथन क्या हो गया बच्चे, सत्य हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, राइट हो गया, ठीक है। ये आपको पता करना है भाई, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है मेरे लाडलो, ठीक है। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें चलें आ अब देखो भाई, अब अपन देख लेते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, देखो भाई, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उसको अपन देख लेते हैं भाई। देखो भाई, यहां पर आप हेडिंग लगा सकते हो, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब देखो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो राजस्थान का मैप ये है। अब राजस्थान के मैप में अगर अपन बात करते हैं तो जैसे मान लो कि नीचे यहां से जो कौन सा अक्षांश गुजरता है भाई, यहां की अगर मैं बात करता हूं तो ये गुजरता है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। देखो एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, और लेटीट्यूड यानी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो भाग है जिसको छूता हुआ जा रहा है ये है बच्चे बोरकुंडा। ये कौन से स्थान है, बोरकुंडा कहां पर है बच्चे, ये बांसवाड़ा। कहां पर है ये, बांसवाड़ा। यहां पर राजस्थान की बात करते हैं बच्चे। राजस्थान की अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग को छूता हुआ 30 डिग्री 12 मिनट
नॉर्थ लेटीट्यूड जाता है बच्चे, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और ये कोणा गांव, कौन सा गांव बच्चे? कोणा गांव। और कोणा गांव कहां पर बच्चे? गंगानगर। ठीक है, कोणा गांव कहां पर? यहाँ पर गंगानगर में। तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कोणा गांव, गंगानगर, और सबसे दक्षिणतम बोरकुंडा बांसवाड़ा। और अक्षांश पूछे उत्तरतम तो 30-12 बताना है, और अगर देशांत दक्षिणतम अक्षांश पूछे तो 30-03 बतानी है। ठीक है, और यहां से उत्तर से लेकर दक्षिण की अगर कुल लंबाई पूछ ले आपसे तो बतानी है बच्ची 826 किलोमीटर। तो यहां पर अगर मैं अक्षांश की बात करता हूं बच्ची, तो अक्षांश की अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर देखेगा 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड 2 यानी कि से 30 डिग्री, ये 30 है भैया ना, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब यहां पर अगर आपको पूछे कि जिला, भाई कौन से जिले से छूता हुआ जा रहा है ये, तो जिला पूछे तो बताना है बच्चे, ये हो जाएगा बांसवाड़ा। और ये हो जाएगा बच्चे कहां पर? गंगा नगर। और अगर जिला स्थान पूछे, स्थान, तो स्थान बता देना है कि ये बोरकुंडा नामक स्थान से, और ये है बच्चे कोणा गांव से, कोणा गांव से। यहां पर अगर मैं बात करूं तो दक्षिण से उत्तर की कुल लंबाई 826 मैंने आपको बताई सही। तो दक्षिण से उत्तर यानी कि उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी जो है, जो लंबाई है, ये कितनी होगी बच्चे? तो ये हो जाएगी आपके 826। और आपसे पूछे कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में बसा है, राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में बसा हुआ है? तो यहां पर 30-12 में से 23-3 निकालो। जैसे मान लो कि 30 डिग्री 12 मिनट है, इसमें से 23 डिग्री 03 मिनट निकाला तो 12 में से 3 गए तो 9 मिनट हो गए। और डिग्री कितनी बचेगी? 23 में से अगर 30 में से 23 गए तो 7 बचेंगे। यानी कि यहां पर अगर बताओ तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में बसा हुआ है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में बसा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार अपन ने देखा है। तो अब तक अपन ने जो पढ़ा है वो अक्षांशीय विस्तार तक पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे अपन देशांतरीय विस्तार की। किसकी बात करेंगे? देशांतरीय विस्तार की अपन चर्चा करने वाले हैं। चलें, देखो भाई, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे राजस्थान की सबसे पहले अपन ने स्थिति देखी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको हाँ सब कुछ समझ में आए। सबसे पहले अपन राजस्थान के भूगोल को कैसे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपन राजस्थान के भूगोल को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में जो जलीय क्षेत्र था, इस जलीय क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते हैं, जलीय क्षेत्र को उसने पेंथालासा कहा, और वेगनर ने कहा जो स्थलीय क्षेत्र था उसे पेंजिया। और पेंजिया का जब विखंडन होता है बच्चे, तो विखंडन होता है तो एक मतलब विखंडन का मतलब टूट जाता है, तो एक नॉर्थ पेंजिया हो जाता है और एक साउथ पेंजिया। और नॉर्थ पेंजिया को अंगारा लैंड कहते हैं, लोरेंसिया कहते हैं, जो प्राचीन क्षेत्र है, और गोंडवाना लैंड भी एक प्राचीन क्षेत्र है। 33 सागर सबसे बाद में बना था, इसलिए नवीन क्षेत्र है। राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। गोंडवाना लैंड में 2 भौतिक प्रदेश आएंगे, अरावली और हाड़ौती का पठान, और 33 सागर में पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान, जो एक नवीन भौतिक प्रदेश कहलाते हैं, दोनों के दोनों। फिर यहाँ पर अपन ने देखा कि राजस्थान की स्थिति में विस्तार, अपने मानचित्र के अनुसार देखा स्थिति, मानचित्र के अनुसार जैसे विश्व के मानचित्र में, एशिया में और भारत में, इसी प्रकार से अक्षांश और देशांतर को भी अपन ने देखा। फिर यहाँ पर अपन ने देखा कि विश्व के अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा में और ईशान कोण पर है। फिर अपन ने देखा कि एशिया महाद्वीप में अपना जो राजस्थान या फिर भारत है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और भारत के मानचित्र में अपना राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में और वायव्य कोण पर। तो ये कोण भी आपको ध्यान रखना ही होगा भाई। ठीक है, तो अक्षांश के अनुसार जब अपन ने बात करी, तो अक्षांश के अनुसार अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी जगह की पोजीशन के बारे में अपन पता करते हैं। उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव।
यहाँ पर अगर अपन बात करें अक्षांश के अनुसार दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर अपना भारत है और भारत होगा वहीं पर राजस्थान। तो राजस्थान पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात करी कि अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश जो होते हैं बच्चे, वो उस पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। देखो भाई, पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होंगे? 181। और अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 179। ये आपको ध्यान रखना है डाटा। ठीक है, इसके बीच दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर एक मैंने लिखा है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर आते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अक्षांशों की संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, जबकि इनकी लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ पर अब देखो एक नोट और लिखवाया था मैंने, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर ये कम हो जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन ने देखा कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंधीय जोन कहते हैं, और पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य ताप आर्द्रता समान होता है। ये अपन ने चर्चा की। तो इसके बाद की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये चर्चा करने वाले। ठीक है, तो इस तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। और ये अक्षांश की स्थिति, ये सारे के सारे नोट्स आप बना लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।